सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने वाले हैं। भले ही यहाँ से एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को ना मिले, कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन या आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट, इसका जो हमारी पूरे चैप्टर में जो योगदान रहेगा आज की बातों का, वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक डेफिनेशंस हैं दर्पणों से संबंधित। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में विभिन्न बिंदु होते हैं, विभिन्न परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, जब हम आगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वो समझेंगे, तो वहां पर इन बातों का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। ठीक है, तो वहां से तो क्वेश्चन आता ही है ना। तो उसको अच्छे तरीके से करने के लिए हमको आज जो डेफिनेशंस बताई जा रही हैं वो समझनी है। ठीक है, सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए, रिसेंटली अपनी क्लास में हमने बात करी थी गोलीय दर्पणों से संबंधित। गोलीय दर्पण जो है ऐसे दर्पण होते हैं जो कि जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है ना, जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बताया था आपको किस प्रकार से बनते हैं ये। ठीक है, होमवर्क भी दिया था आपको। आई होप आपने जो है होमवर्क किया होगा, गोलीय दर्पण इनके प्रकार, और आपने इनका टेस्ट करके देखा होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो चेक करके देखे होंगे आपने। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को करने जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर दिख रही होगी आपको इमेज। ठीक है, चलिए आज हम जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एज वेल एज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे हम इसको बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं। हम बात करने हैं सामान्य पदों के बारे में। सामान्य पदों यानी कि हम इसे कहते हैं टर्मिनोलॉजी। बेसिकली हम इस बात को कहते हैं टर्मिनोलॉजी। देखो, टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी वो पार्ट होता है आपके चैप्टर का जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे बिंदु आएंगे हमारे चैप्टर में, जो हम छोटी छोटी बातें बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे, अब उसको समझाएंगे थोड़े ना हर बार, है ना। ध्रुव बोलेंगे तो ध्रुव को हर बार समझाएंगे थोड़ा ना कि ध्रुव ये होता है तो ऐसा होता है। ध्रुव की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बता दी जाएगी और आगे सिर्फ वर्ड जिक्र किया जाएगा ध्रुव। अब वो आपको खुद समझ जाना है कि ध्रुव मतलब कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसका मतलब, अगर ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, और आपको फिर उस हिसाब से जो है रिलेट करना है चीजों को। चलिए, सो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्रुव डिस्कस करते हैं। ध्रुव यानी कि इसे हम कहते हैं पोल। तो ध्रुव कौन सा पार्ट होगा भाई दर्पण का? देखिए, ये आपको दर्पण दिख रहा है, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर P लिखा हुआ है, ये P जो है ये ध्रुव है। तो कौन सा पॉइंट है देख रहे हो आप? इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना हमारा, देखो अंदर की साइड है, बाहर की साइड नहीं बनाना है इसको। परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है तो परावर्तक पृष्ठ पर बनाना है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है, किसका भाई? ये रहा पूरा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इसका ठीक सेंटर यहां पर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे पोल। आई बात समझ में? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, आ गई है बात समझ में? ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। आई है बात समझ में? ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा गोलीय दर्पण का, उसका जो केंद्र होगा, जो सेंटर होगा, वो ध्रुव होगा। समझ गए? इसे हम लोग P से डिनोट करेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। इसे P से
निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट डेफिनेशन इज, हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के लिए आपको जो है थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या बात समझी थी? हमने ये बोला था कि जो उत्तल दर्पण या फिर जो भी दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? ये एक गोले का भाग है। देखो इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। अभी सिर्फ दर्पण के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दर्पण के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये इस प्रकार से एक गोला होगा ना, एक गोला रहा होगा ऐसे। मैंने क्या बताया था आपको? कांच का गोला, है ना, जैसे फुटबॉल होती है, कांच की फुटबॉल समझ लो, है ना। तो इस गोले का पार्ट हो गए, है ना, इस गोले का क्या हो गए? पार्ट होगा। तो उस गोले का जो केंद्र होगा, आई समझ में या नहीं आई? देखो दोबारा बता रहा हूं, ये एक अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ऐसे मिला दूंगा तो पूरा गोला बन जाएगा। ये जो गोला बना, इसका जो केंद्र होगा भाई, ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। आई है बात समझ में? तो जो परावर्तक पृष्ठ है, जो गोलीय दर्पण है, उसको पूरा गोला बनाने पर, या फिर जिस गोले का वो भाग है, उस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा? इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई है बात? ठीक है, और इसे हम सी से निरूपित करते हैं। तो सी वक्रता केंद्र किसका है भाई? वक्रता केंद्र इस गोलीय दर्पण का है। कैसे मिलेगा? जब इसको पूरा गोला गोला में बना दूंगा तो जो गोले का केंद्र होगा वो इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे, देखो इन शॉर्ट लिखना बात को, ठीक है, आपके समझ में आनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसा मैं लिख रहा हूँ हूबहू वैसा ही लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखो, बस समझ लो बात को। ठीक है, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले, इसको ऐसे लिख लो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आई है बात समझ में? ओके, सो ये है हमारे पास वक्रता केंद्र की परिभाषा। ठीक है, और वक्रता केंद्र को कैसे निरूपित करेंगे भाई? वक्रता केंद्र को हम लोग निरूपित करेंगे सी से। इसे कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है। आई है बात समझ में? दो पॉइंट समझ में आ गए। ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर से इमेज आ गई, फिर नया पॉइंट आएगा। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी किनारे को मिला देंगे तो रेडियस बन जाती है ना। ऐसा ही जो ये गोला था, इस गोले का जो केंद्र बना था हमारा, है ना, ये सी, है ना, ये केंद्र से ऐसे ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी भाई, वो क्या होगी? वो होगी त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये जिस गोले का भाग था, है ना,
उसकी जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ये सारी मैं त्रिज्याएं खींच रहा हूँ। तो बेसिकली इन सारी त्रिज्याओं का हम यूज नहीं करेंगे, बस आप समझना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? भाई गोले का सेंटर ही तो है ना? गोले का क्या है? केंद्र ही तो है। तो उसकी जो त्रिज्या होगी, उस गोले की त्रिज्या होगी, उसको इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए नोट डाउन करते हैं इसे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, समझ रहे हो? जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो ये रहा इसका वक्रता केंद्र, है ना, और ये रही इसकी त्रिज्या। देखो भाई पीसी होगा इसकी त्रिज्या। क्या है इसकी त्रिज्या? पीसी त्रिज्या है। अगर सी हमारा वक्रता केंद्र है, पी ध्रुव है, तो हमारे जो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या बराबर पीसी। पीसी जो है वो वक्रता त्रिज्या है हमारी, ठीक है ना? समझ में आया? इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। कैपिटल आर जो है वो वक्रता त्रिज्या के लिए निरूपित होगा। यहां पर आई है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई है, ठीक है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई? देखो ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इससे होकर के एक रेखा जा रही है, देख रहे हो आप? इन दोनों से होकर के एक सीधी रेखा जा रही है। दिमाग में एक बात बिठा लो, ये रेखाएं काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। ऐसी कोई रेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके हाथ में अगर अवतल दर्पण पकड़ा देना, आप ये रेखाएं ढूंढते रह जाओगे, ठीक है? सो ये रेखा जो आपको डायग्राम में बना के दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। आपको इनको अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है? तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसी रेखा है भाई? काल्पनिक रेखा। ये बात ध्यान रखना। यहां पर आपको देखने को समझाने के लिए दिखा रखा है कि ऐसे जाती है यहां वाली लाइन, यहां वाली, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आपको दर्पण दिखेगा आपके हाथ में, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। वस्तु दिखेगी, उसका प्रतिबिंब दिखेगा। समझ रहे हो बात को? चलिए तो इसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जरूर लिख लें। रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसका भाई? गोलीय दर्पण का। अब ये सारी बातें अंडरस्टूड है, ठीक है?
ऐसी बातें मत करना सर, कौन सा दर्पण? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको निरूपित नहीं करते भाई, इसको हम लोग निरूपित नहीं करते, ठीक है। एक लाइन है, बस हमको मान लेनी है कि यहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है। वो हमारा काम करता है, मेनली हमारा काम कहाँ करता है कि वो सेंटर को डिनोट करने में, जब हम इसमें प्रकाश को परावर्तित मतलब आपतित प्रकाश किरणें देखेंगे ना, तो वो सेंटर में उससे वो सेंटर हम लोग रेफरेंस के लिए वैसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब जो प्रतिबिंब वगैरह बनता है ना, वो उस लाइन के ऊपर नीचे हम लोग ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ इसका यूज होता नहीं है, बस समझ लेना है कि ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक रेखा हो। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जो कि है दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक है। सो आप जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे, आपको जैसा कि यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि दोनों, इस बात को हम दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग देखेंगे, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पहले में, अभी हमने अवतल दर्पण में देखे, अभी उत्तल दर्पण में भी आपको दिखा देता हूं। चलो रिवीजन भी करते हैं साथ में। हमने सबसे फर्स्ट कौन सा देखा था? ये ऊपर वाला कौन सा दर्पण है भाई? ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। कैसे पता लगा? हमने देखा इसका परावर्तक पृष्ठ जो है, इसकी पॉलिश बाहर की तरफ से हो रखी है, परावर्तक पृष्ठ अंदर, ये गुफा बनी हुई है ना। तो जहां पर गुफा देखो, कॉनकेव इंग्लिश में इसे इसीलिए कहते हैं कॉनकेव, केव मतलब गुफा, है ना। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं आप, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये कौन सा हो गया भाई? ये उत्तल दर्पण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ है परावर्तक पृष्ठ, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए वन बाय वन जो है पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो अभी अभी आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको बताया गया कि ध्रुव क्या होता है। तो देखो भाई, अवतल दर्पण का ध्रुव ये रहा, दिख रहा है, ये रहा अवतल दर्पण का ध्रुव, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र ये रहा, ठीक है। और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये रहा, ठीक हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ध्रुव ये रहा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र ये रहा। यहां कैसे आया? देखो, इसको गोला बनाएंगे, गोला बनाएंगे तो केंद्र किस तरफ आएगा? इसी तरफ तो आएगा, है ना। तो ये दिमाग में, ये बातें जो है आपको दिमाग में याद रखनी है, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। मुख्य अक्ष क्या हुआ? ये देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई रेखा, ये वाला हो गया इसका वक्रता मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर एक दो चीजें आपको और नोट डाउन करनी है। एक दो चीजें जो आपको इसको देख करके समझ में आई, वो क्या क्या थी? पहली बात तो ये है, पहली बात इसमें ये समझ आई कि जो अवतल दर्पण का, जो अवतल दर्पण का, लिखो चलो इसे जल्दी से, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पर स्थित होता है भाई? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, ठीक है। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके सामने स्थित है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? ये इसके सामने है क्या? नहीं, इसके पीछे है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जल्दी से लिख लो इसको कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, ठीक है, पीछे स्थित होता है। जल्दी जल्दी से सारी बातें जो हमको यहाँ से पता लग रही हैं, उनको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, लिख लिया होगा। चलो ठीक है। ध्रुव तो दोनों का उसके है ना, परावर्तक पृष्ठ पे, ध्रुव के बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, फोकस को। अब हम लोग समझते हैं फोकस को। देखिए क्या करेंगे हम लोग, दर्पण हमको लेना है, ठीक है। जो इमेज यहाँ पर बन रही है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं हो क्या रहा है। जो इमेज यहाँ पर बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है, इसको भी देखते हैं। सॉरी, हम लोग जब भी
एक दर्पण बनाएंगे ना, देखिए सपोज हम पहले अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है और ये इसके पीछे जो है पॉलिश हो रखी है, ये इसके पीछे जो है पॉलिश हो रखी है, ठीक है। अब देखिए इसका जो केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वो कौन सा होगा, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो कौन सा होगा भाई, सबसे पहले इसका ध्रुव तो यहां पर होगा P, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, यहीं कहीं सामने होगा C। इसको मैं पूरा वृत्त मान लूंगा तो जो केंद्र आएगा वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब ये होगा इसका मुख्य अक्ष, ये होगा इसका मुख्य अक्ष, P और C को मिलाती हुई जो रेखा होगी ये होगा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण कहाँ गिरेंगी भाई, इस पर, इसके परावर्तक पृष्ठ पर। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, ये है। तो ध्यान रखना हम प्रकाश किरण को कैसे लेते हैं, एक सीधी लाइन, और वो समांतर होनी चाहिए मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष ये रहा ना, इसके समांतर जानी चाहिए ऐसे, समझ में आई बात। ऐसे ये प्रकाश किरण इधर तीर का निशान लगाए, मतलब यहां से आ रही है और यहां को जा रही है। ऐसे ही एक और प्रकाश किरण लेता हूं मैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें समांतर प्रकाश किरण डालेंगे, प्रकाश पुंज बोलते हैं इसे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि जब इसमें समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी, यहां से परावर्तित, भाई दर्पण से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ये बात हमें पता है। तो वो ऐसे परावर्तित होगी, ये वाली ऐसे परावर्तित होगी, ये वाली ऐसे परावर्तित होगी, ये वाली ऐसे परावर्तित होगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये सारी किरणें परावर्तित जो हैं एक ही बिंदु से हो रही है। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है, ये समांतर किरण आई ऐसे निकल गई, ये आई ऐसे निकल गई, ये आई ऐसे निकल गई, ये आई ऐसे निकल गई। तो कहां पर मिल रही है, इस बिंदु पर। अब इस बिंदु को ध्यान से पढ़ो, क्या है, इस बिंदु को ध्यान से पढ़िए, ये क्या है, ये लिखा हुआ है F, ये लिखा हुआ है F, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये F है। F मतलब फोकस, या फिर इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात। इसकी परिभाषा भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें जब आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया कैसे बना रखा है, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं अब इसे, ओके गुड। अब नेक्स्ट वाले डायग्राम को समझते हैं। नेक्स्ट वाला डायग्राम कौन सा है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको, अब इसको समझते हैं। देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, सेम चीजें अप्लाई होंगी, सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी, बट कुछ ऐसा है, उत्तल दर्पण है ना, पॉलिश किस तरफ हो रखी है, पॉलिश इस तरफ हो रखी है, ये तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया भाई, इधर वाला हो गया, है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ध्रुव, है ना, इसके केंद्र में, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में। और क्या बताया आपको, इसका वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के पीछे होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखा जाएगी, ये वाली, ये क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष होगा, है ना। सारी बातें तो हमें पता है। अब बात करते हैं इसके, अब बात करते हैं इसके ऊपर जो प्रकाश किरण पड़ेगी उसका। तो मैंने क्या बोला, कैसी किरणें लेनी है, समांतर लेनी है। तो देखो ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, ऐसे 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 समांतर प्रकाश किरण डालने हैं, सब समांतर प्रकाश पुंज हमको डालना है, ठीक है। ये रेड वाला क्या है भाई, ये मुख्य अक्ष है, ये काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब यहां से ये ऐसे बाहर को निकलती है, ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो कहीं पर मिल नहीं रही है, ये तो कहीं पर मिल नहीं रही है, लेकिन ध्यान देंगे किसके टर्म में, किसके केस में, उत्तल दर्पण के केस में। उत्तल दर्पण का केस बना रहा हूं ना मैं, ये उत्तल दर्पण के केस में हम क्या करते हैं, इनको जो है ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, डॉट 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 करके,
ठीक है, सीधा बढ़ाते हैं, देखो मैं टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा रहा हूँ, सीधा बढ़ाते हैं, पीछे बगल में जो फिगर है उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको ये प्रतिच्छेद करती हुई तो नहीं दिख रही है, आगे तो नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे की तरफ जब हमने इसको डॉट डॉट करके बढ़ाया तो तब हमको प्रतिच्छेद करती हुई ये प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस केस में ये देखिए, ये रहा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, समझ में आ गई है बात। तो दोनों केसेस को हमको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है होमवर्क में। ये बात भी लिखेंगे कि मुख्य फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। घर जाकर इनको एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।